तमाम घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं। कभी घोड़ी से उतार दिया जाता है, कभी बारातें रोक ली जाती हैं, कभी जैसे कि थोड़ी रास्ता अगर ना मिले तो मतलब उत्पाद मचा दिया जाता है। आप हर जगह जाते हैं और जैसे कि अभी मुजफ्फरनगर में और हापुड़ में मुस्लिम वर्ग के तमाम जो दोषी होते हैं, आरोपी होते हैं, जब वो करते हैं तो वहाँ आप अपने जो प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं और लोगों का ये आरोप है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जाते हैं जहाँ ब्राह्मण, ठाकुर या हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले आरोपी होते हैं। देखो ऐसा है विशाल भाई जी, देखो मैं जाता किन जगह हूँ ये भी बात समझनी पड़ेगी। आपकी जो नज़दीकियाँ हैं तमाम बीजेपी नेताओं के साथ देखी जा रही हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसको बड़ा विरोध कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वीर हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ ऐसी सच्चाई या कहीं ना कहीं वो आप ही बता सकते हैं? नहीं तो आरोप कौन लगा रहा है? तो ठीक है, वो हमारे यहाँ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो खुद चल के आए, उन्होंने गले लगाया। गले लगाना कोई अपराध नहीं है, ठीक है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, वैचारिकी से। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिला जो उस समय कांग्रेस में थे, समाजवादी में थे, बसपा में थे, आज वो भाजपा में है। अभी समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं आजम खान वो जेल में हैं और आपकी नज़दीकियाँ परिवार से, उनके बेटे से भी मिलना जुलना, सीतापुर जेल में भी कई बार आप गए हैं, तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग कयास लग रहे हैं कि आप एक साथ ये आ सकते बड़ा हैं। अच्छा सवाल आपने किया और इसमें एक सवाल में कई जवाब है। आजम खान जो समाजवादी पार्टी नेता अपने बयानबाजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और आप आजम खान के लिए ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ उनसे सीखना भी चाहिए पॉलिटिक्स में, और वह कहीं ना कहीं जो आपको अच्छा लगे वो आप सीख लो और जो उनको आपको लगे कि ये अच्छा ही नहीं है उसको आप छोड़ो। उन्होंने एक ये तो किसी से भी सीख सकते हैं। 16 सितंबर 2016 को एक बयान दिया था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब भू माफिया के तौर पे उन्होंने उपाधि दी थी। तो अभी बहन जी ना 2 जून मुझे माफ करो मैं बहन जी 2 जून 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसको लेकर काफी ज्यादा समाजवादी पार्टियों घिरती हुई आ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद उनसे मिल गए जिन्होंने बाबा साहब के विरुद्ध बोला था। चंद्रशेखर आजाद बीजेपी मंत्री, अब मैंने तो उनके यहाँ भी फोन किया था, चले गए, उनके यहाँ भी फोन किया था मैंने मिलने के लिए, तो मैंने तो इसलिए हाथ जोड़ लिए। मैंने फिर क्या कहा, देखो जो कोई काम करेगा उसी को सवाल पूछेगा, जो काम नहीं करेगा उससे क्या सवाल पूछेगा। आज मेरे साथ भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख, नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद हैं, जो कि संसद में आपको दहाड़ते हुए हमेशा दिखाई देते होंगे। फिलहाल पूरे देश दुनिया में जो राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात करेंगे। बिहार चुनाव भी आने वाला है, उत्तर प्रदेश में आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय भीम विशाल भाई। तो लगातार इस देश में जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय गरमाई हुई है। तमाम जो जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, एक सांसद ने उनके ने बयान दिया है राणा सांगा विवाद पर। तो उन्होंने जब वो बयान दिया है तो लगातार ये कह रहे हैं एक दलित सांसद। क्या आपको नहीं लगता कि वो दलितों को आगे करके इस देश में माहौल ख़राब करने चाह रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहाँ वाद विवाद होते हैं जी। लोग अपनी बात रखते हैं, तथ्यों के आधार पर रखते हैं। किसी ने कोई बात की है, उससे मेरी सहमति असहमति हो सकती है जी, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा करना या उनके घर को जलाने का प्रयास करना, इस बात से मैं सहमत नहीं। हालांकि जो दूसरा सवाल आपका है कि भाई वो उनको दलित सांसद करे, इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आपकी पार्टी में जाके भी वो दलित ही रहे, दलित का तबका नहीं हटा पाए, तो ये भी जो है सही नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि भाई भारत में सहमति असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन इसके नाम पे हिंसा अराजकता को जो है वो छूट नहीं दी जा सकती और सभी को अपने शब्दों में गरिमा रखनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष के लोग तो इससे भी आगे निकले हैं। कोई नारा देता था गोली मारो सालों को, कोई कहता था, एक सांसद ने तो इस तरह के बयान दिए, मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री ने किया उत्तर प्रदेश में अपनी विधानसभा में, कटमुल्ला, आतंकवादी, ये सब चीजें तो कटोगे नहीं, ये सब चीज़ें मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए बेसिक क्या होता है, इन मुद्दों की वजह से जो बुनियादी विषय हैं, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, खेती किसानी ज़मीन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जो है स्कूलिंग सिस्टम, अच्छी शिक्षा, ये सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं।
जो बुनियादी चीज़ें हैं उनसे चर्चा हट जाती है, और मीडिया भी चाहता है कि उनसे चर्चा हट जाए, इसलिए मीडिया ने उस बयान को पूरा हाइक दिया और फिर इस तरह का माहौल बना कि जो सरकार द्वारा तमाम तरह से बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा रही हैं उनसे ध्यान हट सके। आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है, 2 अप्रैल 2018, जो आंदोलन हुआ पूरे देश भर में, SC/ST के जो बच्चे शहीद हुए, और आज 2025 में आप पहली बार संसद में हो, तो इसको लेकर आपने क्या कुछ प्लान बनाया? आपको संसद में बात रखने का मौका इस बार पहली बार मिल रहा है, तो इसको लेकर आज कोई बात? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सबसे पहले जिस दिन मैंने अपनी बात रखी थी उस दिन मैंने 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस लेने का सरकार से आग्रह किया था जी। और मैंने कहा था, क्योंकि उसका जो पूरा सार है वो ये है कि 2 अप्रैल के जो मुकदमे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद शेड्यूल कास्ट के लोग सड़कों पे आए, उसके बाद वो मुकदमे हुए। फिर बाद में सरकार ने स्वीकार किया कि ये जो है ये मामले इसको हमें रिजॉल्व करना है। सरकार की ने पार्लियामेंट में जो है और SC/ST एक्ट को और मजबूत करके जो है ये सब चीज़ें करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो रोकने का काम किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में माना कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हमसे मिस्टेक हुई है, और उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर को ताकत दी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिस काम को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि वो हमसे मिस्टेक हुई है, उसको रिव्यू कर लिया और पार्लियामेंट ने इस पर कानून बनाया, तो उनका जो इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों पे, युवाओं पे, कर्मचारी जो मुकदमे हो उनको सरकार वापस ले, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर था उसकी वजह से हुआ और सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये होना चाहिए, तो उसको शक्ति दी। तो अगर सरकार इन वर्गों के ये मुकदमे वापस नहीं करती तो इससे इन वर्गों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं लगातार इसकी मांग को उठा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है सरकार इस मांग को हमारी मानेगी। देश भर में एक और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा, मैं आज उन शहीदों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने 2 अप्रैल के दिन बलिदान देके समाज के अधिकारों की रक्षा करने का काम किया। आज देश भर में बिल पारित भी हो रहा है, जैसे कि संशोधन वक्फ बोर्ड पर आज कार्रवाई चल रही है सदन में, तो काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म है पूरे देश भर में। और जैसे कि अलीगढ़ ज़िला हो गया, आजमगढ़ ज़िला हो गया, आगरा ज़िला हो गया, इनमें तो PSC भी तैनात कर दी गई है। तो कैसे देख पा रहे हैं ये जो उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश या देश भर में जब भी किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो विरोध करेगा। विरोध का अधिकार संविधान ने आर्टिकल 19 ने हमें दिया है। हालांकि अब जो विरोध करने के लिए कोशिश करता है उसका गला घोटने का काम सरकार करती है। जैसे अभी 10 तारीख को हमारा आंदोलन 10 मार्च को, उसका गला घोटने का काम सरकार ने किया, फिर भी वहाँ हजारों संख्या में लखनऊ लोग पहुँचे। तो सरकार को ये भय है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम ये बिल मुसलमानों के लिए ला रहे हैं, उनके फायदे के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए नहीं होगा। और बड़ा सवाल ये है कि जिनके लिए आप ला रहे हो और वही इससे नाराज है, वही इस पर ऐतराज जाहिर करे, तो आप बिल किसके लिए ला रहे हैं? लोकतंत्र यानी कि जन भावनाओं का सम्मान, जनमत, बहुमत। तो बहुमत में मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहा है, फिर आप इसको जबरदस्ती क्यों ला रहे हो? तो सरकार की मंशा पर शक है, और सरकार की मंशा पर शक होना भी चाहिए क्योंकि सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा तो नहीं किया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार समझ चुकी है कि माहौल गड़बड़ हो सकता है, इसी वजह से PSC लगाई गई है? उत्तर प्रदेश की सरकार तो इन मामलों को भुनाने का काम करती है। कुछ ना भी हो रहा हो तो भी उन्होंने, जो ईद पे क्या हो रहा था, ईद तो की नमाज हर बार होती, उन्होंने इतनी फोर्स लगा के 1 इंच भी अगर कोई पैर सड़क पर रख ले रहा था तो लाठी से उसको पैर धकेलने काम कर रहे थे। तो ये इसको क्या मानोगे आप? ठीक है, ये तो सरकार की तानाशाही है, लोगों को परेशान करना, लोगों के मन में भय पैदा करना, इस तरह का माहौल बनाना, उस पर फिर मीडिया के द्वारा चर्चा करवाना जिससे सरकार को फायदा हो। विपक्ष लगातार हल्ला बोल है वक्फ बोर्ड पर, और मुझे नहीं लगता क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है इस बिल को पास करने के लिए। क्या लग रहा है, आप इस कार्रवाई को रोक पाओगे? मतलब नहीं, ये जो सरकार चाह रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको तो सरकार के पास बहुमत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुमत सरकार के पास है उसमें से कुछ लोग अपना हृदय पर व्यक्त करें, अपना मन बदलें और वो इस बिल के विरोध में आके हमारे साथ खड़े हों। हालांकि क्योंकि मेजोरिटी तो सरकार की मेजोरिटी नहीं होती, सरकार कैसे होती? तो सरकार का बहुमत, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे नीतीश जी के लोग हैं, नायडू जी के या LJP के लोग हों, उन सबसे हमने कोशिश की है कि भाई चर्चा की और उनको समझाने का भी काम किया है कि सत्ता लंबे समय नहीं रहेगी, बाद में जो है फिर जो है देश के लोगों का की विजय होगी, लोकतंत्र की, संविधान की विजय होगी। तो संविधान विरोधी कानूनों के खिलाफ आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस वर्ग का कितना हितैषी। अभी जो वक्फ बोर्ड, मतलब ये मैं इसी टॉपिक पे एक और सवाल जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है कि ये जो सरकार है इससे मुस्लिम को नुकसान होगा?
अगर ये पास होता है तो? बिल्कुल डेफिनेटली नुकसान होगा। इससे सरकार को एक जो है अपना एजेंडा लागू कराने का अवसर मिलेगा। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे सरकार के लोग अभी जो जहाँ जैसे संभल है, तो संभल की मस्जिद तो डिस्प्यूटेड नहीं थी, लेकिन उसको डिस्प्यूटेड कर दिया गया। अब वहाँ जो है तमाम जब भी कोई नमाज का कार्यक्रम होता है या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसको सेंसिटिव बना दिया पूरे उसको, जैसे पता नहीं क्या होने वाला, फोर्स लगती है, मीडिया डिबेट्स होती हैं। तो इसी तरह कल किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे इस तरह के इश्यूज को जो है और उसको क्रिएट करके और उससे जो है राजनीतिक फ़ायदा लेने का काम सरकार करेगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आने वाले जो चुनाव हैं, आप लगातार अपनी पार्टी के कैडराइज तरीके से आपने अपना जो तरीका है पॉलिटिक्स करने का वो भी बदल दिया है कहीं ना कहीं, और आप कैडर तरीके से अपने लोगों को मजबूत करना चाह रहे हैं। आने वाले चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में और हाल ही में वहाँ बिहार में चुनाव हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ रणनीति है? किसी पार्टी के साथ अलायंस है या आप अपने दम पर कुछ? देखिए, चुनाव दूर है, जिसके अपने अंदर खुद के अंदर ताकत नहीं होती उसकी कोई मदद नहीं एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना, उसकी कोई मदद ना करता है ना कोई उससे मदद लेता है। जिसके खुद के पैर कमज़ोर होते हैं, तो हम अपने पैर मजबूत कर रहे हैं, ज़मीन मजबूत कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जब हम मजबूत होंगे तो हर कोई हमसे बात करेगा जी। तो जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक तो लोग हमारे मजाक, एक पार्टी के नेता हमारी मजाक उड़ा करते थे कि वो तो जो है पार्षद नहीं जीत सकता, तो सभासद नहीं जीत सकता, प्रधान ही नहीं जीत सकता। लेकिन ये सब चीज़ें तो आपके सामने ही हुई कि हमने चुनाव भी जीता और चुनाव जीत के जो है अपने आप को साबित भी किया। अभी जो जैसे कि अभी तमाम घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं, कभी घोड़ी से उतार दिया जाता है, कभी बारातें रोक ली जाती हैं, कभी जैसे कि थोड़ी रास्ता अगर ना मिले तो मतलब उत्पाद मचा दिया जाता है। आप हर जगह जाते हैं, और जैसे कि अभी मुजफ्फरनगर में और हापुड़ में मुस्लिम वर्ग के तमाम जो दोषी होते हैं, आरोपी होते हैं, जब वो करते हैं तो वहाँ आप अपने जो प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, और लोगों का ये आरोप है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जाते हैं जहाँ ब्राह्मण, ठाकुर या हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले आरोपी होते हैं। देखो, ऐसा है विशाल भाई जी, आप घटनाएं तो रोज हो रही है। बिल्कुल। तो पिछले 15 दिनों में मैं किस घटना पर गया हूँ, आप बताओ। मथुरा में गए थे आप इस बार? 15 दिन नहीं हुए, ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए नहीं, लास्ट आप तो दोनों उस कार्यक्रम में थे, आपको याद होगा किस तारीख की घटना? फरवरी को गए थे आप शायद। 28 फरवरी को आई थी। नहीं, 28 फरवरी को गए थे। अब आप ये समझिए कि मार्च खत्म हो गया, आज हम लोग 2 अप्रैल पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, 1 महीना 2 दिन, इस 1 महीना 2 दिन में मैं किसी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं मिले आप? तो जब मैं इस सदन का मेंबर नहीं था तब मेरे पास समय ज़्यादा होता था, तो मैं हर दिन किसी न किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाता था। अब क्योंकि समय कम है, और देखो मैं जाता किन जगह हूँ ये भी बात समझनी पड़ेगी। जहाँ न्याय मुश्किल हो रहा है, जैसे मथुरा में क्यों गया? मथुरा में इसलिए गया, पहली घटना में इसलिए गया कि मथुरा में मेरे पास सूचना आई, जब मेरी परिवार से बात हुई कि वो बच्चियाँ खाना नहीं खा रही, वो परिवार डर के साए में है। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो अपना मंडप नहीं उखाड़ेंगे, और जो लोग जेल चले गए उनको धमकी दे रहे हैं। तब मैं भाई होने के नाते गया, और उसका प्रभाव क्या हुआ? शादी हुई। कि उन बच्चों ने, उस परिवार ने मेरी अपील मान के वो शादी तय की, और वो शादी उसी तिथि में हुई जिस तिथि में उन्होंने तय की थी, 7 तारीख को। 7 तारीख में। एक बात। दूसरी घटना में क्यों गया? क्योंकि जो बघेल साहब की हत्या हुई थी उनको, उनके बाकी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं दूसरी घटना में गया। तीसरी जो घटना थी उसमें वो परिवार डर के साए में था, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और उसमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब आप सोचो कि जिस घटना में त्वरित कार्रवाई हो रही है, जिसमें एक आरोपी एक का एक गिरफ्तार, जिसमें 10 आरोपी 10 के 10 गिरफ्तार, तो उस घटना में मैं करने क्या जाऊंगा? अगर मैं उसमें जाऊंगा तो कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। जब सब कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? ठीक है, जैसे बहुत सारी बातें होती है कि साहब वो भी तो जाते हैं, ये भी जाते हैं, लोकतंत्र में सबको जाना चाहिए। मगर आप बताओ, आपको भी ये काम करते थे लंबा समय हो गया, 2019 पिछले 5 साल से पहले आपने देखा कोई जाता था क्या? जब से भीम आर्मी ने लोगों के दुख दर्द में जाना शुरू किया तब से सारी पार्टियों ने हमसे सीखा और जाना शुरू किया है। एक पार्टी जो आजकल खूब दौड़ भाग कर रही है आने जाने में, उसके बारे में तो ये सर्वविदित था कि वो किसी के दुख सुख में जाते ही नहीं है, वो कोई आंदोलन नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम जो है सत्ता से सब कुछ बदलेंगे, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अब तो आंदोलन भी कर रहे हैं, अब तो आ जा भी रहे, तो ऐसा क्या हो गया? तो हमने अपना रास्ता बदला या किसी और पार्टी ने अपना रास्ता बदला? हमारा रास्ता उचित है। और देखो, इतना बड़ा संगठन है, मैं अकेला ही कहाँ जा सकता हूँ? जी।
तो उड़ीसा के लोग उड़ीसा में जाते हैं, झारखंड के लोग झारखंड में जाते हैं। मैं क्यों गया छत्तीसगढ़? क्योंकि छत्तीसगढ़ में न्याय नहीं मिल रहा था, वहाँ के ज़्यादा लोग बंद कर दिए गए, कोई बात रखने वाला था, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ गया। अगर छत्तीसगढ़ के लोग ही वहाँ बाहर होते, जिले के लोगों पर कार्रवाई होती और प्रदेश के लोग बाहर होते, प्रदेश के लोग खुद संभाल लेते। तो मैं भी गया, विनय भाई भी गए, तो हम सब लोग, मैं वहाँ जाता हूँ स्पेशली जहाँ न्याय की उम्मीद कम होती है। इस सरकार में मुसलमान को अपराध कर दे और वो चैन से सो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। अपराध झूठा हो सच्चा हो, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ जी, लेकिन उसको अगर वो चैन से सो जाए तो ये बुलडोजर किसके घरों पे चले? आपने उनके अलावा देखा किसी घरों में बुलडोजर चलता हुआ? लगातार पंचायत भी होती इसलिए है। जैसे बीजेपी के लोग सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, बीजेपी के लोग मथुरा गए शादी में, लेकिन उसके बराबर बघेल साहब की हत्या में नहीं गए। उससे अगली तरफ जहाँ दलित समाज में गोली चली वहाँ नहीं गए, ठीक है? तो वो वहाँ नहीं जाते जहाँ बेसिक क्या है कि मैं परिवार से बातें तो मोस्टली सबसे करता हूँ। मैं उसका उस तरह प्रचार नहीं करता कि उसका वीडियो रिकॉर्ड करके बड़े पैमाने पे उसको प्रचारित करूँ कि देखो मेरी बात होगी, लेकिन मैं उस सारे परिवार से बात करता हूँ और जहाँ स्थिति ऐसी होती है वो जान से वहाँ मैं जाता हूँ। मैं ना मुसलमान देखता, ना मैं हिंदू देखता, ना मैं और किसी चीज़ को देखता। जहाँ जो अपराधी होता है मैं अपराधी को अपराधी मानता हूँ, ठीक है? और मैं ब्राह्मण ठाकुरों बनियों का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो भी समता के मार्ग पे आए, वो भी मानवतावादी सोच को अपने अंदर धारण करें और उसके साथ आगे बढ़े। मैं उनका भी दुश्मन नहीं, मैं तो ब्राह्मणवाद का दुश्मन हूँ, किसी जाति का दुश्मन नहीं, किसी वर्ग का दुश्मन नहीं, किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं। मैं तो उस व्यवस्था का दुश्मन हूँ जो व्यवस्था आदमी को बांटने काम करती है। लगातार अभी आपकी जो नज़दीकियाँ हैं तमाम बीजेपी नेताओं के साथ देखी जा रही हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसको बड़ा विरोध कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वीर हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, और क्या कुछ ऐसी सच्चाई या कहीं ना कहीं वो आप ही बता सकते हैं? नहीं तो आरोप कौन लगा रहा है? आपके विरोधी। हम, मेरे विरोधी कौन है? जब तक बात आप स्पष्ट नहीं करोगे तब तक फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? किसने लगाया आरोप? नहीं, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल की जा रही है। कौन सी पार्टी के लोग आरोप लगाए? अब पार्टी वाइज क्या बताएं, मतलब बहुत, जैसे कि आपके विरोधी तो हर आपने पार्टी कोई एक में आदमी तो देखा होगा ना, उसका नाम, उसकी पार्टी, उसका कुछ तो बताओगे ना। एक नहीं हजारों पोस्ट देखे, जैसे कि समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं, और बीजेपी के भी लोग ये कह रहे हैं कि ये मतलब इनको क्यों बैठा लिया। मतलब बीजेपी के लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर को क्यों गले लगा लिया, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि ये गले क्यों लग गए। अब आप महसूस करो, आप ही कह रहे हैं ना, तीनों पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो वो कार्यक्रम क्या है जान लो। हनुमान बेनीवाल जी के घर पे शादी, उनके बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम है, एक होटल में ही मेरे मकान के बराबर है। वो मेरे साथी हैं, मेरे अलायंस पार्टनर हैं। मैं सभी जगह नहीं जाता, लेकिन जिनसे जो मेरे आसपास हैं, एक ये व्यवहारी भी है, शिष्टाचार भी, कि आदमी उनके दुख सुख में शामिल हो जाता है। जब मैं चुनाव लड़ा तो उनके बेटे से मेरी काफ़ी बातचीत होती थी, रात को जब हम जाते थे, सुबह जब वहाँ से निकलते थे, तो वो अपनी गाड़ी पे हमारी पार्टी के एक तरफ वो झंडा लगाते थे आरएलपी का, एक तरफ लगाते आज़ाद समाज पार्टी का, छोटी गाड़ी थी, उसको लेकर घूमते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा आपको आना है, तो मैं वहाँ चला गया, और हम पीछे बैठे हुए थे, मेरे साथ समाजवादी के लोग बैठे हुए थे और कांग्रेस के लोग आए हुए थे, पूरे देश भर से आए थे। और क्योंकि ये शिष्टाचार है कि जब देखिए अगर कोई किससे मिलता है, मैं तमाम मंत्रियों से मिलता हूँ अपने क्षेत्र के कामों के लिए, शिक्षा मंत्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो। अभी मेरे यहाँ एक बेटी को जो है उसको उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा, जो स्पोर्ट प्लेयर है नेहा दक्ष प्रजापति, मैं स्पोर्ट मिनिस्टर से मिला, खेल मंत्री से, ठीक है? मैं सबसे मिलता हूँ अपने क्षेत्र काम के लिए। वो मंत्री है तो उनसे नहीं मिलूंगा तो किससे मिलूंगा? वहाँ वो एक निजी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं तो नहीं गया, वो मेरे पास चल के आए। और कबीरदास जी को हम लोग मानने वाले, बड़ी हंसी मजाक हो रही थी वहाँ। कबीरदास जी को हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, संत ना छोड़े संगति, कोटि मिले असंत, कि जो सज्जन होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, चाहे उसको कितने ही जो है दुर्जन लोग मिल जाए। जैसे उसका उदाहरण भी है कि जैसे चंदन के वृक्ष पे सैकड़ों सांप लिपट जाते हैं जो विष से भरे होते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता तो नहीं छोड़ता है ना। तो ठीक है, वो हमारे यहाँ मिनिस्टर हैं, वो खुद चल के आए, उन्होंने गले लगाया। गले लगाना कोई अपराध नहीं है, ठीक है? तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, वैचारिकी से। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिला जो उस समय कांग्रेस में थे, समाजवादी में थे, बसपा में थे, आज वो भाजपा में है, कांग्रेस में है, समाजवादी में। मैं बहुत सारे लोगों से मिला। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिला? मैं अखिलेश जी से मिला, मैं
जो दिल्ली के पूर्व चीफ उनसे मिला, राहुल गांधी जी से मिला और उनकी पार्टी के नेताओं से मिला। तो नेताओं का क्या है, नेता तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आते जाते रहते हैं। आज जो लोग बीजेपी में हैं, क्या वो कांग्रेस में नहीं थे पहले? मैं आपको कितने लोग गिनवा दूंगा। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक जी बीएसपी में रहे, उत्तर प्रदेश से ये रामचल राजभर, लालजी वर्मा सब बीएसपी में थे, अब सपा में हैं। अब यहाँ हमारे वीर सिंह जी थे, पूर्व राज्यसभा सांसद, बीएसपी में थे, अब वो भाजपा में, उससे पहले सपा में। कितने ऐसे नेता हैं जिनको आपको गिनवा दूंगा। तो मैंने फिर कहा ना, व्यक्ति बुरा नहीं होता, वैचार की बहुत इंपॉर्टेंट। वैचार की से कोई समझौता नहीं हो सकता है। सभी सांसद, सभी विधायक कहाँ हैं कहाँ नहीं, किसी को नहीं पता। अगर अभी सड़क पे मैं निकलूं, अगर मैं सड़क पे निकलूं, अगर वहाँ किसी एक्सीडेंट हो जाए, वो किसी पार्टी का हो, मेंबर है हम सब लोग, जिस तरह के स्कूल होता है उसका एक पार्ट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो बीजेपी का है, कांग्रेस, समाजवादी है, इवन किसी पार्टी का है, तो उसको मरने छोड़ के निकल जाना चाहिए। ये आपके संत गुरु महापुरुष सिखाया जी जी। मैंने कहा ना, मैं फिर स्पष्टवादी बात, मैं तो चाहता हूँ कि जो मानवतावादी गुण मेरे अंदर है, जो प्रेम मेरे अंदर है, वो जिनके अंदर नफरत है उनके अंदर से भी निकल जाए, जो पॉजिटिवनेस हमारे में है वो उनमें भी जाए, और वो अपना जो अपने अंदर जो है, जो नकारात्मकता या जो किसी प्रति द्वेष है वो छोड़े। तो मैं तो इसको गलत नहीं मानता, मैं तो सबको ऑफर देता हूँ कि वो मानवतावादी रास्ते पे आजाद समाज पार्टी में आ जाए। जी जी जी। अभी महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है बोध गया में, उसको लेकर क्या समर्थन है आपका? मतलब आप कब जा रहे हैं वहाँ? नहीं, जाना और ना जाना, फिर जब मैं अक्सर किसी आंदोलन में जाता हूँ तो फिर सब लोग कहते हैं कि देखिए चंद्रशेखर वहाँ चले गए हैं, उसके लिए चले गए हैं अपने सर लेने के लिए। मैंने उनसे कह दिया, लगातार मेरी उनसे बात हो रही है, बीमार भी टीम हम के साथ है। जब कोई बड़ा प्रोटेस्टर होगा तो उसमें हम लोग शामिल होंगे जी। कल परसों में उसको लेके हमारी एक मीटिंग हुई है, तो मैं भी उसको उस तरह से क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि उस मीटिंग में क्या होने वाला है, लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया। क्योंकि ये मुद्दा किसने उठाया पार्लियामेंट में, बताओ? पिछले 75 सालों बाद में आज़ादी के अब तक किसी सांसद ने उठाया। सबसे पहले जो अगर किसने उठाया तो वो चंद्रशेखर आजाद ने उठाया जी। तो ये विषय मैंने उठाया, ये इस विषय की गंभीरता को मैं समझता हूँ। तो लेकिन लीड कौन कर रहा है? लीड कर रहे हैं भंते जी। तो जैसा भी उनका आदेश होगा, जब भी आदेश हो, जिस तरह की स्थिति होगी उस तरह से उनका साथ देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं आजम खान, वो जेल में हैं, और आपकी नज़दीकियाँ परिवार से, उनके बेटे से भी मिलना जुलना, सीतापुर जेल में भी कई बार आप गए हैं, तो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कयास लग रहे हैं कि आप एक साथ आ सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और इसमें एक सवाल में कई जवाब है। इसमें वो जवाब भी है गिरिराज सिंह जी वाला भी जो है। मैं जब मुझे गोली लगी तो आजम खान आके मेरे गले मिले, तो क्या वो आज़ाद समाज पार्टी में आ गए या मैं समाजवादी पार्टी में चला गया? आप बताओ, नहीं हुआ ना। अब मैं उनसे मिलने उनके दुख में गया, उनके घर भी गया, तो क्या वो आज़ाद समाज पार्टी में आ गए या मैं उनकी पार्टी से, जिस पार्टी में उन पार्टी जुड़ गया? फिर मैं कहता हूँ, किसी के दुख सुख में साथ जाना, हमारे लोगों को बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। दुश्मन का काम होता है वो हमारे लोगों को गुमराह करेंगे, हमारे लोगों का काम है कि गुमराह ना हो। उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, वो मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, देश के, तो मैं उनके दुख में गया था। पॉलिटिकल कभी कोई बात होगी तो मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करूँगा, क्योंकि ये कोई बंद कमरे का काम तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा है, और आप जाते हो वो दूसरे दिन अखिलेश यादव जी चले जाते हैं। मतलब ये जानना चाहते हैं क्या आप उनसे क्या कह के आए, क्या बात हुई, क्यों जाते हैं अखिलेश यादव? पॉलिटिकल बात उनसे नहीं होती, हालांकि उनसे बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव है। अगर कोई चाहे तो मेरे जैसा नया आदमी उनसे सीख सकता है। बहुत राजनीतिक होते तो हम उस तरह के होते तो किसी के पास नहीं खड़े होते, कोने में बैठे रहते। अच्छा सोचो मैं किसी प्रोग्राम में जाऊं और वहां मुझसे लोग मिले ना, तो फिर हमारे विरोधी कहेंगे बताइए इनका लोग सम्मान ही नहीं करता है। और मैं चला गया मुझसे मिलने तो लोग कह रहे हैं कि साहब इनके साथ क्यों मिल रही है, तो मैं किसी का जवाब दूं? मेरा काम, मैंने जो एक लाइन आपको कही कबीरदास जी की, संत ना छोड़े संगति कोटि मिले संत, मैं उस बात पे अपने हूँ। और क्योंकि मैं वैचारिक व्यक्ति हूँ, मुझसे मिलने के बाद किसी के मन में अच्छे विचार तो आ सकते हैं, पूरे विचार नहीं आए। आजम खान जो समाजवादी पार्टी नेता अपने बयानबाजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, और आप आजम खान के लिए ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ उनसे सीखना भी चाहिए पॉलिटिक्स में, और वह कहीं ना कहीं जो आपको अच्छा लगे वो आप सीख लो, और जो उनको आपको लगे कि ये अच्छा ही नहीं है उसको आप छोड़ो। उन्होंने किसी से भी सीख सकते हैं। 16 सितंबर 2016 को एक बयान दिया था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब भू माफिया के तौर पे उन्होंने उपाधि दी थी। तो इस बयान को देखने के बाद उसी बाबा साहब के संविधान की वजह से उनको तमाम तरह की परेशानियों से बेल और तमाम तरह की चीज़ें जो है उसी की वजह से हो रही है। जो जिस पार्टी में होता है
जैसे अभी आपने गिरिराज सिंह की, तो गिरिराज सिंह जब तक उस पार्टी में है तो वो भाषा बोलेंगे। जब वहां से निकल के आ जाएंगे तो पूरी समाजवादी पार्टी ने, आप बताओ, आप उनकी बात कर रहे हो? BSP आप प्रमोशन में सरकार- आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? जितने महापुरुषों, बीएसपी सरकार में महापुरुषों के जिलों के नाम रखे तो किसने वो किए? लेकिन फिर भी बोला था चंद्रशेखर आजाद बीजेपी मंत्री, अब मैंने तो उनके यहाँ भी फोन किया वहाँ था, चले गए। उनके यहाँ भी फोन किया था मैंने मिलने के लिए, तो मैंने तो हथली हाथ जोड़ लिए। मैंने फिर क्या कहा, देखो जो कोई काम करेगा उसी को सवाल पूछेगा, जो काम नहीं करेगा उससे क्या सवाल पूछेगा? तो जिसके अंदर उम्मीद होती है समाज उससे सवाल करता है। मैं तो जो आज उस दल में जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता में अगर आप महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के, महापुरुषों के मिशन काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको व्यक्ति की चिंता नहीं करनी, फिर आपको विचारधारा की चिंता करनी चाहिए। और विचारधारा वो आज़ाद समाज पार्टी बहुत तेजी से महापुरुषों की विचारधारा पे आगे बढ़ रही है, तो उनको विचार के साथ खड़े होकर आज़ाद समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। और जैसा मौका उन्होंने पिछले आंदोलन का, एक मौका हमें भी देकर देखना चाहिए, फिर आपको खुद ही पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है। तो आज मेरे साथ भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना लोकसभा से सांसद भी हैं और लगातार सदन में अपने मुद्दों, अपने बयानबाजी से चर्चाओं में रहते हैं। फिलहाल इनसे तमाम सवाल किया, जो भी आपके डाउट थे वो भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू में क्लियर हुए। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।